Hi guys, welcome back. My name is C. S. Shantanu Mandari. I welcome you all to the particular subject which is called as Economic, Business and Commercial Laws, CS Executive, and this is the module number 2 or group number 2, paper number 7 या फिर पेपर नंबर 3 आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए अब बातचीत करनी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के दो चैप्टर्स जो है चैप्टर 1 विच रियली टॉक्स अबाउट आरबीआई ओनली एंड देन चैप्टर 2 जो कि फेमा का एक इंट्रोडक्शन देने की बात करी जाती है उस चैप्टर में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो समय आ चुका है कि चैप्टर 3 से इस पूरी क्लास को आगे बढ़ाया जाए। नाउ द chapter number 3 is called as the foreign exchange transaction and compliance। तो उसी का पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर वी डू दैट, एज यू नो, हमेशा की तरह आप जानते हैं और ये मैं हर सब्जेक्ट में करता हूँ कि कोई भी चीज़ जब हम नई स्टार्ट करते हैं ना, तो एक बार उसके बारे में थोड़ी सी जेनरिक बात कर लें। अगर वो चैप्टर बड़ा है और उसमें काफ़ी समझने के लिए चीज़ें हैं, तो 2-4 मिनट लगा के पहले उसके बारे में समझ लें कि हम किन टॉपिक से होके गुजरने वाले हैं या क्या क्या इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने को या समझने को मिलेगा। नाउ आई थिंक फॉरेन एक्सचेंज का जो वर्ड है ये बहुत कॉमन हो चुका है और आप इसके बारे में पहले भी जानते थे। सो ऑब्वियसली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, अगर मैं फिर से उसको एक बार रिफ्रेश कर दूं आपके माइंड में, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, डेफिनेटली हम इंडियन करेंसी को छोड़ के किसी भी और करेंसी की बात इसमें कर सकते हैं, किसी भी और करेंसी को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इंडियन करेंसी छोड़ के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम इंडियन हैं तो फॉरेन तो ऑब्वियसली इंडिया के बाहर का ही होगा ना। तो एनीथिंग लाइक डॉलर्स, यूरो, पाउंड, येन एक्सेट्रा, तो वो सब चीजें फॉरेन करेंसी का पार्ट बनती हैं। नाउ एज यू नो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा आने लगा है, क्योंकि इंडिया ने 1991 को हम कोट करेंगे, ईयर 1991 को, जहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ। और उसके बाद आज का वो दिन है जब हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एफडीआई जो है विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया में तब से लेके आज तक बढ़ता ही जा रहा है। मतलब एज टू स्टार्ट विद मे बी वो 5-10% रहा हो, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इंडिया के काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं। आप आईटी सेक्टर ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल दवाइयों का सेक्टर आप ले सकते हैं, ई कॉमर्स ले सकते हैं। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे 100% एफडीआई अलाउड है। मतलब कोई बाहर का बिजनेसमैन जो ऑब्वियसली आई मीन इंडिया का नहीं है, इंडिया में ना रहता है, ना प्लेस ऑफ बर्थ उसका इंडिया का है, बाहर का कोई बिजनेसमैन जो है वो इंडिया में आके अपना सारा कारोबार है वो सेटअप कर सकता है। और पूरा का पूरा पैसा वो अपने देश से यहाँ पे लाके लगा सकता है। तो उसी की पूरी कंट्रोल में हो जाएगी उसकी कंपनी, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले ये था कि हम उतना 100% उनको मौका नहीं देते थे। ये कहते थे कि भाई अगर कोई कंपनी सेटअप करनी है इंडिया में, जहाँ पे इंडियंस भी हैं और बाहर के लोग भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं, तो ये कहते थे कि मैक्सिमम, मान लो अगर 100 रुपए की जरूरत है उस काम को करने के लिए, तो मैक्सिमम इंडियंस देंगे, 70% इंडिया देगा, 30% वो अपने उधर से ला सकते हैं, जिससे कि कंट्रोल जो है वो इंडिया में रहे। क्योंकि ये तो आप जानते हैं जिसके पास शेयर होल्डिंग है उसी के पास कंट्रोल है। अब हम यहाँ पे कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे, बट इंस्पायर्ड तो खैर उसी बातों से होगी ना चीजें। तो आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो ऑब्वियसली वो सब चीजें काफी बदल चुकी हैं। मैंने अभी कहा 100% एफडीआई भी अलाउड है बहुत सारे सेक्टर्स में। नाउ हैविंग सेड दैट, इस चैप्टर के अंदर जो हम बातचीत करने वाले हैं वो ये है कि जितना आसान दिखता है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आना, क्या उतना आसान वो एक्चुअली है भी। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ या आप मुझसे कहें या हम एक दूसरे से बातचीत करें इस बारे में कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया से या यूनाइटेड स्टेट से, यूनाइटेड किंगडम, व्हाटएवर, बाहर से फंडिंग लानी है इंडिया के अंदर, नाउ वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम, मतलब क्या प्रोसेस है, मुझे क्या, किसको क्या डॉक्यूमेंट देना है। ये हमें पता है कि देयर आर फ्यू इंटरमीडियरीज, नॉट एग्जैक्टली इंटरमीडियरीज, बट देयर आर फ्यू पार्टीज जो कि फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करेंगे, लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक द आरबीआई, है ना। तो ये हमें पता है, बट इससे आगे हम अब नहीं जानते। कि हमें पता है कि आरबीआई इसका रेगुलेटर है, बट देन किस तरीके से वो रेगुलेट करता है, हमें कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, कौन से ऐसे काम है जिसको करने से पहले आरबीआई की परमिशन लेनी है, और कौन सी लिमिट है या वो कितनी लिमिट है जिसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो आरबीआई की परमिशन लेनी है, और उस लिमिट के नीचे अगर हम रहते हैं तो बिना आरबीआई की परमिशन के हम काम कर सकते हैं। तो ये सारे कंप्लायंसेस हो गए, पेपर वर्क हो गया, जो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए करना पड़ेगा। तो आज इसी चैप्टर में उसी चीज के बारे में बातचीत स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड कंप्लायंस विद मी, शांतनु भंडारी क्लासेस। और
अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करें। सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 1 वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज विद शांतनु भंडारी क्लासेस। नाउ देखिए ये इमेज लगाने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि फॉरेन एक्सचेंज है, इतने पैसे आ गए कि अब अपने घर के बाहर जैसे कपड़े सुखाते हैं वैसे सुखाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एफडीआई है ऐसी, मतलब आप ये सोचिए ना, देखिए रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज को आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर आप कहें कि भाई मुझे अपनी सेविंग्स जो है मेरे पास या आपके पेरेंट्स के पास जो सेविंग है उसी से उन्हें सब काम चलाना है, तो वो ऑब्वियसली एक लिमिट रहेगी। बट अगर हम ये कहें कि मैं भी आपको अपनी सेविंग दे रहा हूँ, कोई और भी आपको अपनी सेविंग दे रहा है, सब लोग एक बंदे को अपनी सेविंग्स दे रहे हैं, तो उसके पास पैसे की फिर आज बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी। जिन चीजों के लिए पहले वो सोचता था, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे, अभी सिर्फ उसके पास अपने ही पैसे थे, अब तमाम लोग उसके साथ या उसको पैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको पैसे का क्रंच होगा या पैसे की दिक्कत आएगी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस रियली विद द एफडीआई, क्योंकि एफडीआई में इंडिया के बाहर से पैसा आता है ना, और इंडिया के बाहर से पैसा ऑब्वियसली आईएनआर, जैसे कि आप जानते हैं कि डॉलर से डेफिनेटली काफी वीक है, तो जितना भी आता है उससे कहीं ज्यादा ही लगेगा यहाँ पे, बिकॉज वो डॉलर्स में पैसे आएंगे। जैसे आई थिंक मेरी तो एक टेंडेंसी है, पता नहीं क्यों, शायद आपकी भी होगी, कि जैसे हमें कोई कहता है कि ये चीज इतने डॉलर्स की मिलती है बाहर, तो शायद हम लोग उसको डायरेक्टली इंटू 60 मल्टीप्लाई करके देखते हैं शायद। बट आई मीन ये ठीक भी है और नहीं भी, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो डॉलर का रेट जमाना था जब 60 रुपए हुआ करता था, आज ऑलमोस्ट 70 के आसपास पहुंच रहे हैं। यानी रुपी जो है, हमारा रुपी जो है वो वीक हुआ है, उनका डॉलर स्ट्रांग हुआ है। मतलब ऐसे कि पहले आपको $1 खरीदना था तो कितने रुपए देने थे? 60 रुपए। आज कितने रुपए देने हैं आपको? अगर आज डॉलर मान लो 65, 68, 70 जो भी है, हर दिन बदलता रहता है, तो मुझे आज मिनिमम भी अगर मैं बोलूँ 65 रुपीज, यानी 5 रुपए ज्यादा देने तो डॉलर मिलेगा। तो यानी मेरा जो रुपया है, आईएनआर जो है वो वीक हो रहा है, यानी समझ रहे हो आप मेरी बात, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो डॉलर जब स्ट्रांग है ऑब्वियसली इंडिया में आएगा, तो $1 इतना 65 रुपीज, ऐसे हजारों डॉलर्स लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली काफी पैसा इंडियन मार्केट में आता है। तो आइए इसी से रिलेटेड बातचीत जो यहाँ पे कही गई है वो हम करते हैं। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज याद दिलाना चाहता हूँ बिफोर आई रियली स्टार्ट। शायद मैंने पहले भी बताया था कि जिस सॉफ्टवेयर के जरिए आप ये क्लास देख रहे हैं हमारी, वहां पे यू हैव द ऑप्शन कि आप चाहें तो स्पीड, जिस स्पीड में मैं बातचीत यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप चाहें तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली यू हैव द ऑप्शन कि उसको आप और तेज भी कर सकते हैं। सो फील फ्री, आपके पास वो ऑप्शन है, फील फ्री टू यूज दैट, जिससे कि आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। हाउएवर जिस स्पीड में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, दैट शुड बी एन ऑप्टिमम स्पीड, बट अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, the Foreign Exchange Regulation Act 1973, which was enacted to consolidate and amend the law in several respects, encompassing the experience gained over a few decades. The Foreign Exchange Regulation Act since then had been reviewed. Amendments were made as a part of the ongoing process of economic liberalization related to the foreign investment, foreign trade, for closer interaction with the world economy. तो आप जानते हैं कि ज़रूर हम फेमा की बात हर जगह करते हैं, मतलब आज हम जब बात कर रहे हैं, सो आई थिंक पूरे उसमें कोई ऐसा एक्सक्लूसिव चैप्टर फेमा को लेके ऐसा बात ज़रूर होगी, बट पढ़ेंगे हम फेमा ही, फेरा नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज फेरा इज ऑलरेडी रिपील्ड, वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे एक आ गया कि जब फेरा आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया 1973 में, और उसके बाद जब ईयर्स बीते, सालों साल बीते, तो ये एहसास होने लगा कि शायद ये एक्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो काफी बार अमेंडमेंट्स भी करे गए, बट शायद फिर भी ऐसा लगा कि नहीं, ये एक्ट जो है वो उतना प्रोग्रेसिव नहीं है। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने एक कंपैरिजन, आपको चार्ट भी दिखाया था और बातचीत भी करी थी कह के कि जो फेरा एक्ट है वो थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर का है, डरपोक है एक तरीके से मैं कहूँगा। होता है ना, जैसे कई लोग बड़े आउटस्पोकन होते हैं, मतलब थोड़ा बिंदास टाइप रहते हैं, वैसा नहीं है ये एक्ट। जो फेरा था वो वैसा नहीं था, जबकि फेमा में कोशिश यही करी गई है कि समय और नीड के हिसाब से काम किया जाए। देखो जैसे हमारे आपके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, और लोगों के भी हैं, अभी गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, बड़े हैं जो भी घर पे, जो वो कहते हैं हमें, मैं ये नहीं कहता कि वो हमेशा गलत ही कहते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी सोच उनसे शायद नहीं मिलती है, मे बी, राइट। तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि वो गलत हैं और हम सही हैं, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि वो अपने हिसाब से सही है, क्योंकि शायद उन्होंने मे बी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया है, मे बी, राइट।
तो वैसे ही है कि आज के समय के हिसाब से हमें चलना होगा। अब जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप उनको जैसे कोई और है उसको समझाएं कि भाई, कह सकते हैं कि यार तुम क्या देखते रहते हो यार, कंप्यूटर में क्या समझ में आता है, एक बंदा बोलता जाता है देखते रहते हो, ऐसे कैसे क्लास होती है। बट हमें पता है कि आजकल का समय यही है, अगर हमें पढ़ना है उन लोगों से जो बेस्ट हैं अपनी फील्ड में ऑब्वियसली, तो हमें यही चीजों का यूज करना है। तो विद द एडवेंट ऑफ टाइम सिचुएशंस डेफिनेटली चेंज होती हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए फॉरेन ट्रेड को प्रेफरेंस देते हुए जो फेमा है वो लाया गया। और इसका सीधा साधा जवाब तब हुआ, या मैं कहूँगा सीधा साधा जरूरत तब पड़ने लगी जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हुआ। एक बहुत ही सिंपल सी पिक्चर है समझाने के लिए, लिबरलाइजेशन है क्या। लिबरलाइजेशन देखिए, ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, वर्ल्ड मैप पे इस समय हम है, इंडिया का काइंड ऑफ मैप आपको यहाँ पे शायद दिख रहा हो। तो ये एक हाथ बढ़ाया जा रहा है और देखिए कितने सारी कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं। तो यही है लिबरलाइजेशन, मतलब चीजों को हमने इजी बनाया तो हमारे लिए दरवाजे खुल गए, लोग हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, और ऑब्वियसली हमें भी मौका मिला कि हम भी उनके साथ काम कर पाए। सो वाइस वर्सा ये चीज हुई, और जो फेरा था वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं था कि वो इतना बर्दाश्त कर सके, इतना लोड ले सके, और इसीलिए हमें कुछ जरूरत थी एक नई चीज की जिसको हमने फेमा के तौर पे इंट्रोड्यूस किया। कहते हैं accordingly, taking into consideration the development of the Foreign Exchange Management Act, received the assent of the President on 9th December 1999 and brought into force with effect from 1st June 2000. Foreign Exchange Management Act 1999 is an act to facilitate external trade. External, internal नहीं है ये नहीं है कि इंडिया के अंदर कैसे ट्रेड होगा। इससे इंडिया के अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली आप INR में पे करेंगे, इंडियन रुपी में पे करेंगे। आपने कभी किसी से सामान लिया इंडिया के अंदर और उसको डॉलर्स में पे किया? नहीं, ना आप करेंगे डॉलर्स में पे, और ना ही वो डॉलर्स में पैसे लेगा, क्योंकि उसको तो यही खर्च करना है ना। तो फिर वो डॉलर का करेगा क्या, डॉलर तो इंडिया में चलते नहीं है। तो फेमा का जो बेसिक काम था वो एक्सटर्नल ट्रेड, इंडिया और बाहर की जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको सही तरीके से चलाना वाज द प्राइम और द basic objective. So facilitated external trade and payment, and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange markets in India. Promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market. तो देखिए orderly development and maintenance का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ जो है जो हम करते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमें कर देना है और बीच में छोड़ देना है, उसको एंड तक भी पहुंचाना है। मतलब आपने कह दिया कि फेमा बहुत अच्छा है, और जैसे आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारी कंट्रीज काम करने के लिए तैयार है और हम भी तैयार हैं, बट अगर हमारे पास रूल्स नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, तो वो आ तो जाएंगे बट उसके बाद तुरंत वापस भी चले जाएंगे, बिकॉज उन्हें समझ में आ गया कि शायद यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं है, या चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट बनाई गई हैं। सो यहाँ पे ये भी कहा गया कि रादर देन सिर्फ एक ट्रेड पे बढ़ाने पे ऑब्जेक्टिव होता, फेमा का ये भी ऑब्जेक्टिव था ट्रेड बढ़ाने के साथ साथ कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन किया जाए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जितना आपकी कंट्री में आएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। और आई थिंक यही वजह है, मैंने आपको दिखाया भी था प्रीवियस कुछ क्लासेस के अंदर कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ रहा है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो समय के हिसाब से चेंज होती है, हो सकता है आप कुछ समय के बाद देखें तो आप न्यूज़ में सुने कि फॉरेन एक्सचेंज घटता जा रहा है। इट विल ऑलवेज डिपेंड, इट विल कीप ऑन चेंजिंग, बट एक नॉर्मल अगर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूँ तो जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। बट ये भी एक साथ में चिंता की बात है, जो ऑब्वियसली हम इसके पॉलिटिकल रीजन है, हम वहाँ नहीं जाना चाहते। बट यस, ये एक बात जरूर है कि इंडियन रुपी जो है वो वीक हो रहा है। मतलब अगर वो स्ट्रांग होता है तो वो 10 पैसे, जबकि वो वीक होता है तो वो 50 पैसे वीक हो जाता है। तो यही वजह है कि 60 रुपए का डॉलर आज जाइए आप US डॉलर खरीदने में, मैं आपको गारंटी करता हूँ 70 रुपीज से कम नहीं मिलेगा आपको, भले आप कुछ भी देखिए, क्योंकि डीलर भी अपना कमीशन चार्ज करता है, जिसको हम नीचे ऑथराइज पर्सन के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में बात करें तो कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस जो हैं वो हम बात करना चाहते हैं। हम श्योर आपने अलग अलग क्लासेस देखी होंगी, चाहे मेरी चाहे किसी और की, तो वहाँ पे आपको बड़ा खोल के समझाया गया होगा कि भाई जितनी भी डेफिनेशंस हैं अनटिल आई थिंक इट इज एन एक्सेप्शन, वो हमेशा और हमेशा सेक्शन 2 में ही होंगी। चाहे आप पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आपको पता ही है सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 71, सेक्शन 2 क्लॉज 85, तमाम तरीके की बात आप स्मॉल कंपनी और वगैरह, पब्लिक प्राइवेट स्मॉल कंपनी एक्सेट्रा कर सकते हैं। तो जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं उनका ये रूल रहता है कि वो सेक्शन 2 के अंदर ही मेंशन होती हैं। अब उसके अंदर सेक्शन के अंदर बाद में सब सेक्शन क्या आता है, क्लॉज क्या आता है, सब क्लॉज क्या आता है, वो हमेशा
हर एक्ट में वेरी करेगा, बट ये है कि डेफिनेशन जो है वो हमेशा सेक्शन 2 से ही शुरू होती है। मतलब बहुत कम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है कि वो किसी और सेक्शन में हो ना, क्योंकि हम पढ़ जरूर रहे हैं इकोनॉमिक लॉज के बारे में, बट आई थिंक ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे अगर एक चीज लिखी है, मान लीजिए सेक्शन यही है, सेक्शन 2 लिखा है और ब्रैकेट में ए लिखा है, ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? सो यू विल ऑलवेज रीड इट एज सेक्शन 2 एंड ए को आप बोलेंगे जो ब्रैकेट में है सब सेक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे? सेक्शन 2 सब सेक्शन ए। ये नहीं बोलेंगे सेक्शन 2 ब्रैकेट ए, नहीं, मतलब वो तो उसके लिए है जो लॉ को नहीं जानता। अब आप तो लॉ के एक्सपर्ट बनने की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर हमें यहीं से चीजें सीख लेनी चाहिए ये, क्योंकि आगे ट्रेनिंग भी करनी है और तमाम चीजें हैं। तो कैसे बोलेंगे? सेक्शन 2 जो ब्रैकेट में उसको क्या बोलेंगे? सब सेक्शन, सेक्शन सब सेक्शन जो ब्रैकेट में है वो सब सेक्शन है ए। अब ये तो हो गया सेक्शन 2 सब सेक्शन ए। अब मान लीजिए इसी के बाद तो सेक्शन 2 ब्रैकेट में जिसको मैंने कहा सब सेक्शन ए है, इसके बाद फिर एक ब्रैकेट है वहां पे लिखा हुआ है बी, और फिर एक ब्रैकेट है जिसमें लिखा हुआ है डी। कैसे पढ़ेंगे अब इसको? मतलब अभी तो हमने यहाँ तक बात कर ली कि सेक्शन 2 सब सेक्शन ए, ये तो चलिए हो गया। अब ये जो दो और आ गए हैं इनको क्या बोलें? क्या इनको भी सब सेक्शन बोल दें? ऐसे बोले सेक्शन 2 सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी, सब सेक्शन डी, ऐसे बोलेंगे? द आंसर इज नो। कैसे बोलेंगे फिर? ये बोलेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन ए क्लॉज, क्लॉज बी सब क्लॉज डी। तो जैसे सेक्शन का सब सेक्शन हुआ उसके बाद क्लॉज का फिर सब क्लॉज होगा, तो क्या बोलेंगे? अगर पूरा दोबारा से बोल के बताऊं आपको, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए क्लॉज बी सब क्लॉज डी। दोबारा बोलता हूं, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए क्लॉज बी सब क्लॉज डी, या जो भी होगा उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ उसके हिसाब से। और इस पूरी चीज को आप साइटेशंस कहते हैं, साइटेशन, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी लॉ और बाकी जगहों की चीज है, बट जरूरी तो नहीं है ना कि हर बच्चा मॉड्यूल 1 ही पहले दे रहा हो, क्या पता मॉड्यूल 2 दे रहा हो पहले। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मैं सही तरीके से यहाँ पे एजुकेट करूँ, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए अब बात करनी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शंस को लेके। अब सवाल आपके दिमाग में शायद ही आ सकता है कि क्या सर ये सेक्शंस हमें लर्न करने हैं? क्योंकि क्या है कि जब तक आप प्रोफेशनल फाइनल तक पहुंचोगे आपको समझ अपने आप भी आ जाएगी, बट अभी ये नया नया है तो उसमें थोड़ा बताना जरूरी है। तो देखिए मेरे हिसाब से लर्न करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप कर सके तो कोई बुराई भी नहीं है। मतलब इट इज लाइक इफ यू डोंट लर्न इट इज ओके, मतलब उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि कोई लर्न ना करे तो वो फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना। बट लर्न वो कर लेगा तो वो रैंक ला सकता है। अब आप ये देख लीजिए कि आप 50-55 में रहना चाहते हैं या 60-65 पे जाना चाहते हैं। अगर 50-55 तो ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, पास आप इतना मैं यहाँ पे करा दूंगा कि पास आप हो ही जाएंगे, अच्छे मार्क्स से हो जाएंगे। बट आप चाहते हैं कि भाई मेरे डिस्टिंक्शन आए, एग्जामिशन आए विच इज 60 एंड अबव, तो फिर आप करिए। वो तो डिपेंड करता है ना भाई कितनी मेहनत, क्योंकि जो भी चीजें बुक में दी है इररिलेवेंट तो है नहीं, तो ये तो हमारे ऊपर है। देखो तो ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में बात करते हुए कहते हैं, समझाते हैं, एडजुडिकेटिंग का मतलब ही होता है डिसीजन मेकिंग। हर वो चीज या हर वो अथॉरिटी जिसके पास डिसीजन मेकिंग की ताकत है। बात फेमा के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2, adjudicating authority means an authority authorized for the purpose of adjudication and respect to the penalties. Section 16 empowers the central government to appoint by order published in official gazette. अब इसको मैं समझाऊंगा official gazette क्या है। As many officers as it think fit as adjudicating authority for holding the inquiry. अब देखो क्या है, इतना बड़ा एक्ट है, आपने प्रीवियस क्लास में देखा, इसके इतने सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, है ना, देखा आपने। तो इसके अंदर ये तो पक्का है कि गलतियां लोगों से होंगी, कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो वो अनजाने में करेंगे बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होगा कि क्या लॉ है या क्या नहीं है लॉ, जबकि कुछ ऐसी होंगी जो वो जानबूझ के करेंगे। तो हम ये तो नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई सब एक जैसे ही होंगे, सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हर का केस सुनना पड़ेगा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बेसिकली या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बेसिकली वो इंसान होगा जिसके पास ये पावर होगी कि वो आपके केस की सुनवाई करके इफ रिक्वायर्ड पेनल्टी लगाए, अब जो भी ऑफेंस हुआ है उसके हिसाब से। और सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे ये डिसाइड करेगी कि कितने ऑफिसर्स को ये पावर्स देनी है और इनके ऑफिस कहाँ कहाँ होंगे, जैसे दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, कोलकाता में होगा, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये जो है वो काम करेंगे। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटीज है जिनके पास पावर है अंडर द प्रोविजन ऑफ फेमा कि आपका केस सुन के अगर गलती हुई है, नहीं गलती हुई तो इनसे मतलब ही कोई नहीं, तो गलती हुई है तो फिर ये केस सुन के उसकी सुनवाई करेंगे और फिर उसके हिसाब से जो पेनल्टी का अमाउंट बनता है वो उस इंसान पे पेनल्टी
लगा दी जाएगी। एपलेट ट्राइब्यूनल, अब देखो क्या है कि इंडिया में आपने बहुत बार एक चीज सुनी होगी जिसको हम कहते हैं नेचुरल जस्टिस, जिसका मतलब होता है कि एवरीबॉडी शुड बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब अगर किसी ने, जैसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने, ऊपर हमने पढ़ा, पेनल्टी लगा दी किसी बंदे पे कि भाई तुमने फेमा एक्ट का फलाना 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 सेक्शन सब सेक्शन वायलेट किया है, तो आपके ऊपर इतने की पेनल्टी लगती है, ठीक है। बट उस इंसान को, मान लो उस इंडिविजुअल का नाम ए है, उस इंसान का नाम ए है, नाउ ही और शी व्हाटएवर, वो उसको लगता है कि नहीं यार पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपील फाइल कर सकता है। और कहाँ पे अपील फाइल करेगा, एपिलेट ट्राइब्यूनल्स, नाम ही है एपिलेट, एपिलेट मतलब अपील जाएगी। एपिलेट ट्राइब्यूनल में आपका केस डायरेक्टली नहीं शुरुआत होगी, डायरेक्टली केस की शुरुआत तो नीचे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के सामने होगी, क्योंकि पहले वो केस को सुनेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने आपके केस की सुनवाई करी है उसमें उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स को इग्नोर करा है, या फॉर व्हाटएवर रीजन आपको लगता है कि जो भी जजमेंट है आप उससे खुश नहीं है, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, और वो अपील जो है वो एपिलेट ट्राइब्यूनल के सामने फाइल करी जा सकती है। तो ये देख लेते हैं, कहते हैं appellate tribunals means appellate tribunal for foreign exchange to hear appeal against the order of the adjudicating authorities and special directors appeals under the act। तो जो appellate tribunal है वो बेसिकली एक ऐसा ट्राइब्यूनल है जहाँ पे अगर आप अग्रीव्ड हैं, अग्रीव मतलब ना खुश हैं, दुखी हैं, सेटिस्फाइड नहीं है जो भी फैसला दिया गया है, तो आप यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है, हर बंदा तो नहीं दुखी होगा, किसी को लगेगा किसी को नहीं लगेगा, किसी को लगता है कि नहीं जो उसके साथ हुआ है वो सही नहीं है, तो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप अपील फाइल कर सकते हैं। ऑथराइज पर्सन कौन है, ऑथराइज पर्सन आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया, जैसे कि मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूँ या आप इंडिया के बाहर आई एम श्योर बहुत जल्दी जाएंगे जब सीएस बन जाएंगे, पता है आपको सीएस बनने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया के बाहर भी अवेलेबल हैं। और इवन आईसीएसआई ने अब अगर मैं फिलहाल आज की बात करूं तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ अक्रॉस इंडिया, यूके में, अलग अलग कंट्रीज में टाई अप कर रखा है। तो वहां पे भी मान लो किसी वजह से आप जाते हैं, या कुछ बच्चों का होता है कि नहीं मुझे इंडिया के बाहर ही जाना है, होता है ना एक क्रेज माइंड में, तो वहां पे जब वो जाते हैं तो उनको कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री जो है, जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे जैसे सीएस का आप बोलते हैं, वो वहां पे मिल जाती है, बट आपको एक दो पेपर्स ही देने पड़ते हैं। मतलब ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, इसलिए एक दो का नाम मैं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ कंट्री में एक पेपर में मिल जाती है तो कुछ में दो पेपर्स में करने को मिलती है। तो मतलब ये है कि पूरा का पूरा एग्जाम आपको वहीं वहां पे नहीं देना पड़ता, एग्जामिशन मिलती है, सिर्फ एक दो पेपर्स देने के बाद आपको सीएस की डिग्री उस कंट्री के हिसाब से मिल जाती है। अब आई थिंक इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये कि देखो लॉ तो सिचुएशन के हिसाब से हर जगह चेंज होगा, लॉ की इंटरप्रिटेशन हमें समझ में आनी चाहिए। मतलब लॉ क्या बोलना चाह रहा है अगर हम ये समझ गए तो वो तो हम कहीं भी जाएंगे वहां का लॉ पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि जो आज लॉ आप पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस में यही आपको पूरी जिंदगी काम आएंगे। तमाम ऐसे लॉज आपके सामने आएंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, बट वो इंडिया के ही होंगे, तो उस समय इंटरप्रिटेशन निकालनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। तो वही बाहर की कंट्री के साथ है, पढ़ा तो हमने वो भी नहीं था जो इंडिया में चेंज हो रहा है, और वो भी नहीं जानते जो इंडिया के बाहर है। तो इंटरप्रिटेशन स्किल्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि एक आउटसाइड करियर जो बच्चे सोचते हैं, जरूरी तो नहीं है बट जो सोचते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कंपनी सेक्रेटरी। फिर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं, चाहे इस वजह से चाहे घूमने की वजह से, तो आपको वहाँ मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा रहे हैं, कनाडा जाते हैं बहुत सारे लोग, पंजाबी स्पेशली, है ना, मिनी पंजाब कहते हैं कनाडा को, पता है आपको। तो वहां पे अब डॉलर चलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैनेडियन डॉलर लेना पड़ेगा, तो आपको फिर एक्सचेंज कराना पड़ेगा, इंडियन रुपी देने पड़ेंगे तो उसके बदले में आपको कैनेडियन डॉलर मिलेंगे। तो जिस बंदे के पास, जिस शॉप पे जाके आप ये कराओगे, चाहे एयरपोर्ट पे, चाहे और बहुत सारे होते हैं जैसे कॉक्स एंड किंग्स है, ऐसे बहुत सारे और रहते हैं, वहां पे जाके आप जाके आप ये कन्वर्ट करा सकते हैं। तो वो लोग कौन है, वो ऑथराइज पर्सन है। ऑथराइज पर्सन हर वो इंसान है, मतलब इन द सेंस कंपनी है, इंडिविजुअल, जो भी आप कह सकते हैं, जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है कि वो जो करेंसी है उसको कन्वर्ट कर सके। जैसे आपने आईएनआर दिए तो इसके बदले आपको डॉलर्स दे दिया। अब मान लीजिए बाहर आप गए थे कैनेडियन डॉलर लेके, अब आप वापस आ गए इंडिया, ठीक है, घूम फिर के वापस आ गए, आपके पास कुछ डॉलर बचे रह गए, क्योंकि ऐसे थोड़े कि वहां पे सब आपने खर्च कर दिए, थोड़े बहुत बचे रह गए, कहीं थोड़े पर्स में मिला, यहाँ मिला, एक कुछ बचे रह गए, अब यहाँ रख के क्या करेंगे, तो आपने वापस करने। आप वापस करेंगे तो आपको कनाडा जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में ही या जहां पे भी आप हैं, जहां बड़े शहरों में स्पेशली, वहां पे आप जा सकते हैं उन्हीं शॉप्स पे और कह सकते हैं कि ये मुझे सेल आउट करने हैं, तो वो आपको डॉलर आपसे ले लेंगे और जो पैसा एक्सचेंज रेट होगा वो आपको दे देंगे। तो ऑथराइज पर्सन बेसिकली वो है जो एक्सचेंज वगैरह का ये काम करते हैं।
तो कहते हैं द टर्म ऑथराइज्ड पर्सन इज डिफाइंड टू इंक्लूड एन ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड टू डील इन द फॉरेन एक्सचेंज। तो हर वो इंसान जिसको फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की परमिशन दे रखी हो आरबीआई की तरफ से, उसको आप ऑथराइज्ड पर्सन कह सकते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में ज़रूर हम यहाँ पे अभी फिर से देख रहे हैं, बट इसके बारे में आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में भी आपको काफ़ी समझाया था, एग्जांपल्स के ज़रिए भी समझाने की कोशिश करी थी। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है वो आखिरकार है क्या। देखिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का आप ऐसे मान के चलिए कि हैवी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेशन है, यानी कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के तौर पे जब इनके अंदर कुछ बदलाव आते हैं। एक बार मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा भी। तो कहते हैं capital account transaction has been defined to mean any transaction which alters the assets or liabilities including contingent liability outside India of the person resident in India or assets or liability in India of the person resident outside India। अब देखो क्या है कि सिंपल सा मैं आपको समझा रहा हूँ, डेफिनेशन तो है ही है पर रट के तो आप नहीं लिख सकते ना एग्जाम में, तो समझना जरूरी है। तो एक इंडिविजुअल है जिसका नाम ए है और वो इंडिया में है और उसको इंडियन ही है एक्चुअली, ठीक है, इंडिया में ही वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है और यहीं पे रहा है, बट फैमिली प्रॉपर्टी है और अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी, अच्छे पैसे वाला है तो इंडिया के बाहर भी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। तो एक ये जो है ये इंडिया में है और इसने मान लीजिए यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक घर जो है वो खरीदा हुआ है, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्योंकि उसने इंडिया में जो पैसा कमाया उसको इंडिया के बाहर भेजा और वहां जाके यूएसए में पैसा भेजा और वहां पे एक घर खरीदा। तो कोई भी ऐसा इंसान, अगर मैं ऐसे समझाऊं, जो इंडिया में रहता है पर उसने कोई प्रॉपर्टी जो है वो बाहर खरीदी हुई है, कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज उसके इंडिया के बाहर है, तो इस ट्रांजैक्शन को आप कहेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। दोबारा से रिपीट करता हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान जो है जो इंडिया में रहता है बट इंडिया के बाहर उसके कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। व्हेन आई से इंडिया के बाहर, इट कैन बी जस्ट एनी कंट्री, चाहे आप, मैंने यूएसए लिया है, चाहे आप यूके ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, जो और आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो इंसान रहता इंडिया में है बट उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो इंडिया के बाहर भी हैं, तो उस तरीके की जो प्रॉपर्टीज उसने खरीदी होंगी उसके लिए पैसा तो यहीं से गया होगा ना, तो उस तरीके की जो चीजें हैं उसको आप कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। क्योंकि मान लो आज उसकी प्रॉपर्टी वहां पे है, कल वो प्रॉपर्टी बेचेगा वहां की तो पैसा वापस इंडिया में लाएगा, तो यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है आपको कि ये इतना पैसा जो है ये मैं फलाना फलाना प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर खरीद रहा हूँ, और ऐसे ही जब आप बेचोगे तो पैसा इंडिया आएगा, तो आप बताओगे ये प्रॉपर्टी जो मैंने उस समय खरीदी थी ये मैं आप बेच रहा हूँ, तो उसी का पैसा इंडिया में आया है। क्योंकि इसके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब आरबीआई आपको रोकेगा, बस वो जानना चाहता है कि अगर आप पैसा इंडिया के बाहर भेज रहे हैं तो क्या पर्पस है इसका, और ये कोई घर खरीदना है या कुछ भी है तो ये कोई छोटा अमाउंट तो होगा नहीं, बड़ा अमाउंट होगा ये। तो जो भी पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है वो किस पर्पस के लिए जा रहा है आपको बस ये बताना, उसके बाद उस पर्पस के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑन द सेम साइड अगर कोई बाहर का बंदा है, मान लो यूएसए का बंदा है और वो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसको भी हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ही कहेंगे। तो दोबारा मैं रिपीट करूं, दोनों डेफिनेशंस को मिला के, दोनों पर्सपेक्टिव को मिला के, डेफिनेशन तो अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट की ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें यह है कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट या कोई भी ऐसा इंसान जो इंडिया में रहता है बट इंडिया के बाहर उसके एसेट्स हैं और इंडिया के बाहर उसकी लायबिलिटीज हैं, तो इसको आप कैपिटल अकाउंट कह सकते हैं। या फिर दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, और दूसरा जो है इंग्लिश वाला ओ आर और, क्योंकि हिंदी में और लिखना मतलब एंड हो जाता है, जबकि इंग्लिश में ओ आर और लिखना मतलब इन दोनों में से कोई भी एक। तो दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, यूएस में रहता है और उसने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये भी एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मतलब अपनी कंट्री के बाहर जाके जब आप कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज बनाते हैं, इस लेवल के एसेट्स एंड लायबिलिटीज बनाते हैं, तो इसको आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के नाम पे जोड़ सकते हैं, उसको कैपिटल ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का नाम जो है वो दे सकते हैं। अब ये डेफिनेशन जो थी भले 3 लाइन की आपको यहाँ पे दिख रही थी, बट जो मैंने समझाया तो मैंने एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करी। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सिंपल जब आप कोई चीज किसी के सामने रखते हो ना, आपने 2 मिनट में समझ लिया, कुछ आपको दिक्कत शायद नहीं लग रही होगी, एक बार और देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ये तो आप कर ही सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। पर जैसे मैं इसको समझा रहा था अभी आपको, तो ऐसा नहीं कि बस मैंने पढ़ा और समझा दिया, इसके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ कि ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, आरबीआई के सर्कुलर्स देखे, नोटिस वगैरह देखे, तब कहीं ना कहीं सिंपल स्टाइल में आपके सामने बात रख दी। तो आपने भी ऐसा ही करना है, क्योंकि अब आपको सिंपल फॉर्म में चीज मिल चुकी है, तो आपने सिंपल वर्ड्स में, इसी के आगे जगह बहुत सारी है, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं कि भाई कैपिटल अकाउंट का हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी है,
क्योंकि उससे क्या है कि आपका जो बेस है, अभी तो हम बेसिक बात कर रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आगे और डिटेल्स में जाते जाएंगे और यही चीज जो है वो बार बार आएगी, आगे नहीं समझाया जाएगा किसी चैप्टर में। मतलब मैं फिर एक बार हो सकता है बता दूं, बट आप सोचें कि आईसीएसआई के मॉड्यूल में या कहीं और बताया जाएगा, नहीं। बार बार ये कहेंगे वो कैपिटल अकाउंट तो आपको पता है ना, हमने पढ़ा था, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आपको पता है ना, पढ़ा था हमने पहले चैप्टर में, ऐसे रेफर करेंगे। तो आपने यहाँ पे वो चीज समझ ली ना, तो आने वाले चैप्टर्स जो होंगे उनके अंदर जो जो चीजें लिखी हैं वो सारी आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेके, जो कि आपके सामने लिखा भी हुआ है। देखिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो मैंने पहले भी आपको प्रीवियस क्लास में भी आई थिंक इसके बारे में बताया था, याद दिलाया था कि अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं फॉर ट्रैवलिंग, घूमने फिरने जा रहे हैं, वैसे कह दो बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या आप पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं इंडिया के बाहर अलग जगहों पे पढ़ने, फिर वहाँ पे जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, और फिर वहीं पे बहुत बार सेटल भी हो जाते हैं, तो बहुत बार इंडिया भी आ जाते हैं। कई लोगों का मन नहीं लगता बाहर का, ऐसे पहले ऐसा लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं गया ना, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं भी बाहर जाऊं, मैं भी बाहर जाऊं, क्योंकि मैं कभी गया नहीं था, एक्चुअली पासपोर्ट भी नहीं था मेरे पास, मैं आपको बताऊं सच जो बात है। पर जब मेरी कंपनी ने मुझे बोला, तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं जाऊंगा, है ना। पासपोर्ट वगैरह बनवाया मैंने और सब कुछ है। तो उस समय मैं 2 महीने रहा बाहर, है ना। और पिछले पहले के 15 दिन तो मेरा इंडिया के साथ में 2 लोग गए थे हम लोग, क्योंकि वो इसलिए 2 लोग भेजते थे कि भाई थोड़ा अपना वाला माहौल आए, क्योंकि अब किससे बात करोगे वहाँ पे भाई, घर पे तो हर समय नहीं फोन कर सकते, और घर वालों को ज्यादा चिंता हो जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं। तो खैर जो भी था, तो 2 लोग गए थे। जो दूसरा बंदा था वो तो 15 दिनों में वापस आ गया, उसका भाई नहीं हो पाता, वो कहता भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे तो वापस घर ही जाना है, होम सिक भी कह सकते हैं, या जो भी उसके कंसर्न्स रहे वो वापस आ गया। मैं अकेला बचा। अब भाई वहाँ मतलब मैं कुकिंग स्किल्स भी अब तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं था। और मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलता है, बट हर जगह ही मिलती है हर चीज़ तो, बट उतना इजीली नहीं मिलता जितना कि नॉन वेज मिलता है ना। मैं प्योर वेजिटेरियन एक्चुअली। तो दिक्कत तो थी, बट वही था कि मतलब उस दौरान क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस पे था, तो पता नहीं चला, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव भी थी, बट सरवाइव तो करना था ना, तो वो सब किया, और उन्हीं के कहने पे मैं वहाँ रह भी रहा था। तो कहने का मतलब इस बात से ये है कि कई लोग जो है वो बाहर जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें अच्छा लगता है तो वहीं पे रह जाते हैं, जबकि कई लोग का बाहर फिर मन नहीं लगता। उन्हें पहले ऐसा लगता है कि नहीं मैं बाहर जाऊं, मैं एक अच्छी लाइफ जीऊं, जैसे फॉरेनर्स को हम टीवी वगैरह भी देखते हैं, मतलब ऐसा लगता है एक शायद अंदर से। बट वहाँ वहाँ जाके आप बहुत बार ऐसा होता है, देखो सबका अपना अपना रहता है, तो मैं एक बात तो नहीं कह सकता, पर ये जरूर होता है कि बहुत बार हमें लेफ्ट अलोन सी फीलिंग आना, क्योंकि 20 22 25 साल जब भी आप बाहर जाते हो तो आप इस माहौल में बड़े हुए हो, तो एकदम से एक दूसरे माहौल में एडजस्ट करना जहाँ शायद सिर्फ आप हो और आपका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट एट टाइम्स हो जाता है। बट ठीक है, वो फिर एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे मन लग ही जाता है, लगाना ही पड़ता है। तो अगर पढ़ने के पर्पज से आप जा रहे हैं, कोई मीटिंग है या कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, या अनफॉर्चुनेटली कोई बीमार हो गया है और वो बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, इंडिया में वो ट्रीटमेंट नहीं होता है, जो भी वजह हो वो बाहर जाके कराना चाहता है, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर फॉल करेगा। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर आप जितने भी आपने मेरी बात सुनी, आपको शायद कहीं पे नहीं लगा होगा कि ये कोई बहुत बहुत बड़ी बात है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर आप 1.5 करोड़ रुपए तक, मतलब आईएनआर करेंसी की बात करें, तो यहाँ पे वो नहीं लिखा है, यहाँ पे यूएसडी लिखा है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स लिखा है, और वो लिखा है 2.5 लाख तक। अगर आप 2.5 लाख शायद नीचे होगा अभी, 2.5 लाख तक अगर आप लेके जा रहे हैं, तो आपको किसी से कुछ नहीं पूछना। 2.5 लाख रुपए नहीं, 2.5 लाख डॉलर। 2.5 लाख डॉलर को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट कम्स टू 1.5 करोड़। मतलब 1.5 करोड़ अगर आप ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहे हैं, तो तब तक ठीक है, बट इसके बियॉन्ड जाएंगे तो आपको फिर आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 1 1.5 करोड़ कम नहीं होता, मतलब किसी भी तरीके से। और फिर कोई जैसे स्टूडेंट है, अब बाहर की फीस वगैरह ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है, तो कोई मनाही नहीं है। मतलब आप ये ना सोचें कि 1.5 करोड़ से आपका पैसा है, आप कुछ भी करिए, आप पढ़ने के लिए लगा रहे हैं, और एजुकेशन तो एक ऐसी चीज है मेरे हिसाब से कि जितना करिए उतना कम है। नहीं करने वाले नहीं भी पढ़ते, बट जो पढ़ते हैं फिर उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो करते रहे करते रहे करते रहे। मैंने पहले ही बताया, जैसे आरबीआई के जो यहाँ के गवर्नर थे एक समय के, रघुराम राजन, सुना होगा आपने। अब जब वो नहीं है इंडिया में, तो वो बाहर है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आज भी। वो सोचिए आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उसके बाद भी वो जाके पढ़ रहे हैं अभी, और पढ़ा भी रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर इंडिया के बाहर। तो क्या जरूरत थी आरबीआई, मतलब आरबीआई में नौकरी एक बहुत बड़ी बात होती है, वो तो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं इतने समय तक। तो फिर
वही है कि एजुकेशन की तो हम ये नहीं कह सकते कि इतना ही खर्चा आएगा, ज्यादा आता है तो आप आरबीआई को बता सकते हैं कि भाई ये पर्पस के लिए हम और ज्यादा पैसा जो है इंडिया के बाहर भेज रहे हैं। बेसिकली आरबीआई जस्ट वांटेड टू नो कि आप कहाँ पे ले जा रहे हैं पैसे, दैट्स ऑल। पैसे आपके हैं, आप जो मर्जी करिए, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है और नहीं होना चाहिए। The term current account transaction has been defined to mean a transaction other than capital account transaction and includes payment due in connection with the foreign trade, जैसे कि मैंने आपसे कहा, remittance for living expense of parents, spouse, children residing abroad, expense in connection with foreign travel, education, medical care of parents, spouse, children। तो किसी भी तरीके के ऐसे खर्चे जो आपके इंडिया के बाहर ट्रैवलिंग में हो रहे हैं, या आप इंडिया में रहते हैं, बच्चे इंडिया के बाहर रहते हैं, उनको पैसे भेजने हैं, या पेरेंट्स जो हैं वो बाहर रहते हैं तो उनको पैसे भेजने हैं, या दवाइयों के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो बेसिकली कोई एसेट्स लायबिलिटी वाली बात आप देखें तो यहाँ पे नहीं है। ये ऐसे खर्चे हैं जो वन ऑफ टाइप के नहीं है, रेगुलर होते ही रहेंगे, क्योंकि स्टडीज में या बाहर जाते हैं घूमने तो वो खर्चे रेगुलर है, जबकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर जनरली वन ऑफ। एक बार अगर किसी ने घर खरीद लिया तो वो हर 2-2 महीने में घर खरीदता नहीं फिरेगा मेरे हिसाब से। तो वो बात करी गई। जहाँ तक फॉरेन एक्सचेंज की बात है, दूसरी बात तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जहाँ तक फॉरेन एक्सचेंज की बात है, देखिए फॉरेन एक्सचेंज में हर वो चीज़ आती है जो कि आप इंडिया के बाहर ले जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास आपका एसबीआई का डेबिट कार्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या किसी और बैंक का है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आजकल ट्रैवलर्स चेक भी होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये हर वो चीज़ है जिसको आप इंडिया के बाहर भी अगर आप जाते हैं, जैसे मैं गया तो मैंने कोई अलग से थोड़े कुछ बनवाया, मेरे पास एचडीएफसी का कार्ड था तो कंपनी वालों ने मुझे दिए थे, कैश दिया था, शायद 50,000 था, जो भी था मुझे याद नहीं अभी, तो मैंने एयरपोर्ट पे कन्वर्ट करा लिया था उसमें मेजोरिटी, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर मैं जा रहा हूँ तो मुझे बाहर के डॉलर्स ही चाहिए रहेंगे, इंडिया की करेंसी तो चलेगी नहीं उधर। तो मैंने थोड़े पैसे रखे कि प्रिकॉशनली, क्योंकि जा रहा हूँ तो कुछ भी है, तो उसका पूरा हिसाब आके देना पड़ा। तो आप कुछ और ना सोचें, पूरा बिल्स वगैरह देने पड़े कि कहाँ पे क्या किया है। तो फिर थोड़ा बाकी मेजोरिटी कन्वर्ट करा लिया मैंने। तो और उसके बाद जब ये पैसे जो थे वो तो वहाँ पे इसलिए थे कि जैसे मैं जो खाऊंगा, मैं रहूंगा, अगर मुझे अपने पर्सनल कुछ जैसे खरीदना है, कोई चीज़ पसंद आ गई, कोई घड़ी पसंद आ गई, कोई शर्ट पसंद आ गई, तो मुझे अब खरीदनी है, तो वो मैं कंपनी के पैसे से नहीं ना, वो तो भाई उनको भले ना पता चले, वो ना मुझसे पूछे, बट एथिकल तो चीज़ सही नहीं है ना। तो फिर मैंने अपना कार्ड तो मैं लेके ही गया था, तो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वहाँ पे स्वैप कराया, तो हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। तो कहने का मतलब बस यही है कि हर वो चीज़ जो आप इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं, चाहे कार्ड है, चाहे ट्रैवलर चेक है, जो कि आप शायद अपनी बाहर की जर्नी में यूज़ कर पा रहे हैं, वो सब फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट जो है वो बन सकती हैं। अलग अलग नाम से उसको यहाँ पे जाना गया है, इंक्लूडिंग क्रेडिट्स पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट ड्रॉन और इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। तो कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें आप देखिए अपने पेरेंट्स से पूछेगा, उसकी एक लिमिट होती है, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की कुछ कम, किसी की 2 लाख से ज्यादा, 5 लाख, 10 लाख, जो भी है। तो वो आईएनआर की लिमिट है। लाख का वर्ड जो है ना, ये तो फॉरनर समझते नहीं है। जो फॉरनर्स होते हैं उनको पता है क्या समझ आता है, ये ऐसे मान लो, उनका उनका 3 सिस्टम में चलता है, मतलब ऐसे समझते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन। हम क्या करते हैं कि मतलब ऐसे अगर कोई चीज लिखी है तो हम इसको बोलते हैं कि ये 1 लाख है, जबकि ये 1 लाख, वो लाख वाख कुछ नहीं समझते। अगर आप पढ़ेंगे तो शायद इसको ऐसे पढ़ेंगे, 3 के बाद 2 जीरो लगा के, नेशनल जो सिस्टम है। वो लोग जो पढ़ेंगे वो उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वो इसको इसको तो हटा ही देंगे, वो इसको ऐसे पढ़ेंगे, 100,000, इसको क्या बोलेंगे वो, 100,000, जबकि हम लोग इसको बोलेंगे 1 लाख। सबका अपना अपना है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि आपकी लिमिट इंडियन टर्म्स में होती है, बट अगर आप इसको बाहर जाके यूज करते हैं तो फॉरेन करेंसी का पार्ट माना जाता है। पर्सन की बात करें तो पर्सन कौन है, द डेफिनेशन ऑफ द टर्म पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एनी एजेंसी, ऑफिस ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। तो कोई भी एक इंसान, मैं, आप, कोई कंपनी, या अगर कोई कंपनी जैसे इंडिया में है और उसका कोई बाहर एक ऑफिस है, तो ये सारे पर्सन है। जैसे कि कंपनी जो है वो मान लीजिए इंडियन कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, बट उसने बाहर एक अपना यूएस में एक ब्रांच ऑफिस खोल रखा है, तो जो इंडियन कंपनी है वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगी। जो इंडियन कंपनी का ऑफिस है यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्रांच ऑफिस जो है, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। तो पर्सन में आप सिर्फ जीते जागते इंसान को ही मत मानिए, मतलब मुझे और अपने को ही मत मानिए, जो कंपनीज हैं, एचयूएफ वगैरह भी हैं, ये भी पर्सन की डेफिनेशन में आती हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ फेमा।
पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब है भाई? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब है हर वो इंसान जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। Now, as we all know कि इन फाइनेंशियल ईयर जनरली लीप ईयर और उन सब की बात मैं नहीं कर रहा, बट इन जनरल फाइनेंशियल ईयर हैज 364 डेज। तो इसी का आप हाफ एग्जैक्टली आप निकाल सकते हैं, तो इट कम्स टू 182। तो कोई भी ऐसा इंसान जो 182 दिन, हिंदी में, इंग्लिश में 182 डेज या उससे ज्यादा, और ध्यान रखें या उससे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर, एक चीज है कैलेंडर ईयर और एक है फाइनेंशियल ईयर। द कैलेंडर ईयर एक्चुअली एज यू नो बिगिंस फ्रॉम 1st जनवरी टिल 31st दिसंबर, जबकि फाइनेंशियल ईयर हर कंट्री का, कैलेंडर ईयर तो पूरी कंट्रीज का मुझे लगता है सेम ही होगा, मैं सबका तो नहीं जानता बट हर कंट्री में ऐसा ही होता है। बट फाइनेंशियल ईयर सारी कंट्रीज का जनरली डिफर करता है। जैसे इंडिया में 1st अप्रैल से 31st मार्च है। ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां मैं करता हूँ काम तो मुझे पता है, वहां 1st जून से या 1st जुलाई से 30th जून है, उनका ऐसा चलता है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के परस्पेक्टिव से समझ रहे हैं, तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31st मार्च तक रहता है, तो इस दौरान 182 डेज या उससे ज्यादा अगर कोई इंसान इंडिया में रहा है तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। अगर वो 182 डेज या उससे कम इंडिया में रहा है तो हम उसको एनआरआई कहेंगे, विच इज ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट इंडियन, फिर हम उसको इंडियन नहीं कहेंगे। मतलब फॉरेन एक्सचेंज एक्ट जो आप पढ़ रहे हैं फेमा, इसके अंदर इस बात से बहुत ज्यादा रिलेवेंस होता है। आज नहीं, अभी तो इस चैप्टर में नहीं है वो सब बात, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बातचीत हमारी और ज्यादा गहरी और डिटेल होती जाएगी। बट यस, इससे फर्क पड़ता है कि आप कितने समय इंडिया में रहे हैं। अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हैं तो आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मान लिए जाएंगे और तमाम वो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो एक इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। अगर आप 182 डेज से कम इंडिया में रहे हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एक इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। वो क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे क्या है, वो सब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बात करती जाएगी, है ना। चलिए बात आगे करते हैं, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो कहते हैं कि सेक्शन 3 प्रोहिबिट्स एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम, क्या लिखा है, फ्रॉम डीलिंग, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ था ना इसके तो दिख नहीं रहा था, फ्रॉम डीलिंग और ट्रांसफरिंग एनी फॉरेन एक्सचेंज or foreign security to any person or making any payment to or for the credit of any person resident outside India in any manner or receiving otherwise through an authorized person any payment by order on behalf of the person residents outside India। मैं समझाऊंगा आपको in any manner except as provided in the act। तो देखिए कुछ ही देर पहले हमने एक टर्म पढ़ा था जिसको मैंने समझाया भी था, जिसका नाम था ऑथराइज्ड पर्सन। तो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बड़ी सिंपल सी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज अगर कोई चाहे कि भाई मैं बाहर पैसे भेज दूं या कोई मुझे बाहर से पैसे भेज रहा है तो डायरेक्टली मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन है, मतलब आप जैसे बाहर पैसे भेज रहे हैं तो आप कहाँ देंगे, पहले अपने बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा कराएंगे उसके बाद ही भेजेंगे ना। तो बैंक कौन हो गया? बैंक ऑथराइज्ड पर्सन हो गया। अगर कोई बाहर से आपको पैसे भेज रहा है, कोई आपका भाई बहन कोई भी ऐसा जो इंडिया के बाहर रहता है, आपका बर्थडे है, आपको गिफ्ट भेज रहा है कि लो $100, उनके लिए $100 क्या पता है आपको। मैं वहां पे गया, वहां पे एक जू है स्टीवन आयरविन करके, समय हो गया तो मुझे एग्जैक्टली अब पूरा याद नहीं है, बट सिर्फ बताने की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहां पे मैं गया जू में, तो उसकी टिकट पता है आपको कितनी थी? $60। $60 मतलब कुछ आप मतलब मान लीजिए कि 3600, ऑलमोस्ट 4000 के आसपास, सिर्फ जू में एंट्री की टिकट थी। मेरी बात समझ रहे हो आप? ऑथराइज्ड पर्सन इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी इंसान जो आपकी मदद करता है फॉरेन एक्सचेंज आप तक पहुंचाने में, या आपका जो पैसा है उसको फॉरेन डॉलर्स में कन्वर्ट करके बाहर, इंडिया के बाहर पहुंचाने में। तो उसी के बारे में कहा गया है कि जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनके लिए कुछ नेसेसरी नॉर्म सेट करे गए हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे जैसे कि मैंने कहा कोई कोई ऐसा मनी एक्सचेंज डीलर है, उसको मनी एक्सचेंज डीलर्स भी कहते हैं, जिनके पास आरबीआई की परमिशन होती है मनी एक्सचेंजर के लिए। यानी आप बाहर से आ गए, डॉलर्स बचे आपने दिए और उसके बदले आईएनआर उनसे ले लिए, दिस इज लीगल, तो ये पॉसिबल है। बट वो ऑथराइज्ड पर्सन उतना ही कर सकते हैं जितना के लिए वो इंटाइटल है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। तो यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। इसके साथ हम पार्ट नंबर 3 जो है उसका पार्ट 1 यहाँ पे आप कंप्लीट करेंगे, विच मीन्स जब मैं आपसे मिलूंगा दोबारा से, so we'll again start with the chapter number 3 and then it will be the part number 2। बट फिलहाल अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि उम्मीद मैं करता हूँ कि जो बात मैंने आज आपसे कही है चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 1 में, वो आपको समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन व्हाटसोएवर just let me know, I'll be more than happy to help you out। Till then, take care of yourself, do whatever you want to for CS executive, CS professional, widest module coverage, all subjects available, guarantee of covering all amendments, Shantanu and Tanamdari classes। Thank you so much।